हाय हेलो एवरीवन। सो मोतीलाल ओसवाल पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के रिजल्ट आए हैं कंपनी के कल ही, तो देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस का। मोतीलाल ओसवाल का जो पूरा मॉडल है डबल इंजन मॉडल है। मैनेजमेंट का कहना है ये जो डबल इंजन मॉडल है ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को मल्टीप्लाई करता है, ओवरऑल जो पैट का ग्रोथ है उसको उसको और एनहांस करता है। तो डबल इंजन मॉडल क्या है कंपनी का? एक जो इनका सेगमेंट है, एक जो इनका पार्ट है उस इंजन का, उसमें कंपनी के मेन बिजनेसेस आते हैं। इनके चार मेन बिजनेसेस हैं। पहला है इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, दूसरा है इनका एसेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, तीसरा है इनका कैपिटल मार्केट का बिजनेस, सेम जैसा नुवामा वेल्थ का है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला, और चौथा है इनका होम फाइनेंस वाला बिजनेस। तो कंपनी क्या करती है, इन मेन ऑपरेशनल बिजनेसेस से जितना भी इनको प्रॉफिट जनरेट होता है उसको जितना इनको फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, उसको एक्सक्लूड करके, प्लस जो डिविडेंड वगैरह इनको देना होता है शेयर होल्डर्स को, उसको एक्सक्लूड करके जो बाकी का पार्ट होता है वो ये अपने ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाले सेगमेंट के अंदर उसको इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, एंड उसके ऊपर कंपनी रिटर्न जनरेट करती है। तो पिछले 10 साल का अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ये जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है इस पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न जनरेट करा है। सो ये क्या करता है, ये कंपनी के ओवरऑल जो प्रॉफिट आता है इनका मेन बिजनेस से कंसोलिडेटेड लेवल पे उसको ये और ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है, और ज्यादा एनहांस कर देता है। एंड पिछले 1-2 साल में तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही है, बिकॉज कंपनी के रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट जहां भी इन्होंने करे हैं उस पर बहुत अच्छा रिटर्न मिला है इनको। इसीलिए आप देखोगे कि मोतीलाल का जो कंसोलिडेटेड पैट है पिछले 1-2 साल में वो डबल हो गया ऑलमोस्ट, बिकॉज ग्रोथ इस वाले सेगमेंट से भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। मेन बिजनेसेस तो अच्छा कर ही रहे हैं, 40-50% की ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं, बट ये वाला पार्ट उस ग्रोथ को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये पूरा मॉडल है कंपनी का। अब देखते हैं कि कंपनी के सेकंड क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस आई है एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है कंपनी का। तो ये इनका वो डबल इंजन का मॉडल है। तीन मेन बिजनेसेस हैं, सॉरी चार मेन बिजनेसेस हैं, एंड उसके बाद कंपनी का ये ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला सेगमेंट है। पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे तो एक्सेलेंट रहा है कंपनी का, 34% का पैट ग्रोथ हुआ है। देन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला जो बुक है वो भी 44% से ग्रो हुआ है, और रिटर्न इसमें कितना, ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करा है। देन वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है मोतीलाल का? तो एक तो ये ट्रेडिशनल ब्रोकर है, तो इनके पास प्रोडक्ट वाइज भी अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डाइवर्सिफिकेशन बुके है कंपनी का। खुद थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन साथ में इनका एडवाइजरी वाला मॉडल है, वेल्थ मैनेजमेंट वाला मॉडल है, जहाँ पे कंपनी ऑफ कोर्स क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करती है। मार्केट का ग्रोथ तो वी ऑल नो कि ये जो पूरा वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट है काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है इसका अगले 10-15-20 साल तक इंडिया के अंदर। देन इनका ये सबसे बड़ा अपडेट क्या हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, कि इन्होंने अपने मॉडल को ट्रांजिशन किया है पूरे तरीके से। तो मोतीलाल ओसवाल जो है वो ट्रेडिशनली एक ट्रेडिशनल ब्रोकर था। अब ट्रेडिशनल ब्रोकर में ऑफ कोर्स आपका कुछ लिमिटेशन होता है, आप क्लाइंट का जो पोटेंशियल है वो अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो, और जो क्लाइंट के साथ में आपका रिलेशनशिप है वो भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनता है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है उसका फोकस, उसका रेवेन्यू जनरेशन पूरा डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा उसका ब्रोकरेज निकलेगा। तो वहां पे गेम क्या है कि क्लाइंट को लाया, F&O करवाया, या ऐसे सेगमेंट में ट्रेड करवाया जहां पे उनको ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट होती है, फिर उस साथ में आपने कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स उनको क्रॉस सेल किए, और वहां से आपने पर क्लाइंट रेवेन्यू अपना जनरेट कर लिया, देन अगले क्लाइंट पे आपका फोकस जाता है। तो एक क्लाइंट का जो पूरा पोटेंशियल है, उसका जो पूरा नेटवर्थ है, वो आप अच्छे से यूज नहीं कर पाते हो ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर। दूसरा एक और लिमिटेशन क्या है कि क्लाइंट के साथ में आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो रहा है, तो आपको हर थोड़े दिन के बाद नए क्लाइंट के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है, एफर्ट ज्यादा डालना पड़ रहा है, और बहुत हाईली सिक्लिकल बिजनेस हो जाता है वो। एंड देन एक रेपुटेशन का भी ऑफ कोर्स उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो कंपनी ने अब क्या किया, मैनेजमेंट का कहना है कि मार्केट में नीड इस तरीके की है, बिकॉज आज के टाइम पे आप देखोगे तो मोस्टली जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो सफर कर रहे हैं, उनका बिजनेस का ग्रोथ नहीं आ रहा, पूरा सिक्लिकल मॉडल बन चुका है। डिस्काउंट ब्रोकिंग आने के बाद में उनका मार्केट शेयर तो मतलब जैसे खत्म सा हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए मोतीलाल ने क्या किया कि अपना पूरा मॉडल इन्होंने चेंज कर दिया है। अब कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है। जो इनका बिजनेस का जो पर्पज रहता है क्लाइंट के साथ में डील करने का, वो वेल्थ मैनेजमेंट का रहता है, सिर्फ ब्रोकरेज का नहीं रहता है। यहाँ पे एक एडवांटेज क्या हो जाता है कंपनी के पास कि ये लॉन्ग टर्म गेम प्ले कर सकते हैं। मतलब एक क्लाइंट का जितना पूरा नेटवर्थ है, जितना पूरा एसेट्स है, उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ लगाना है, क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कितना उसके लिए रिटर्न एडिक्वेट रहेगा, सो उन चीजों के ऊपर फोकस हो जाता है।
एंड क्लाइंट भी ऑफ कोर्स आपके साथ में ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करता है। आप उसका जो उसका नेटवर्क है एक एच एन आई क्लाइंट का, उसको अच्छे से लेवरेज कर सकते हो। सो ये सारे एडवांटेज मिलते हैं क्लाइंट को, इसीलिए सॉरी वेल्थ मैनेजमेंट मॉडल को, इसीलिए इन्होंने अपने पूरा ट्रांजिशन किया है इस मॉडल के अंदर। ये पूरा इनका ग्रुप स्ट्रक्चर है। एक वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, देन कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, एसेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है। प्राइवेट वेल्थ में जैसे आप नुवामा वेल्थ का देखते हो कि अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को वो केटर करते हैं, सेम इसमें मोतीलाल ओसवाल भी वही करता है। जिनका नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा का होता है उनको ये प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर केटर करते हैं। और ये जो होम फाइनेंस वाला पार्ट देख रहे हो, ये इस पूरे ग्रुप स्ट्रक्चर में सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट है जो मोतीलाल के लिए स्ट्रगल कर रहा है पिछले काफी सालों से। इसमें मतलब ग्रोथ तो है ही नहीं, ना लोन बुक की ग्रोथ है, ना प्रॉफिट की ग्रोथ है, प्लस इनके मार्जिन वगैरह भी काफी गिरे हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में इन्होंने चेंजेस किए हैं, इनका सीईओ मैनेजमेंट वगैरह भी चेंज हुआ है इस वाले बिजनेस का। और अभी इनका प्लान तो काफी एग्रेसिव है, बट कुछ ऐसा विजिबल नंबर्स देखने को मिला नहीं है, तो वो हमको देखना पड़ेगा आगे कैसा परफॉर्मेंस रहता है। देन इस क्वार्टर की बात करें तो अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो फिर से बहुत सॉलिड आया है। मेन बिजनेसेस कंपनी के लिए अच्छा कर ही रहे हैं, 53% की ग्रोथ आई है कंपनी के मेन बिजनेसेस से। और जो हमने बात करी थी कि इनका जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला डिवीजन है वो एक तरीके से मल्टीप्लाई कर देता है इस पैट ग्रोथ को। तो मेन बिजनेस है आप देखोगे 53% की ग्रोथ है, लेकिन जब हम इसमें ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला डिवीजन ऐड कर देंगे तो कंपनी का कंसोलिडेटेड पैट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो जाता है वाई ओ वाई लेवल पे। यही एडवांटेज मिलता है मोतीलाल को इस पर्टिकुलर डिवीजन से सबसे ज्यादा, और पिछले 1-2 साल में तो बहुत अच्छी ग्रोथ रही है इसकी। देन एसेट अंडर एडवाइस अगर आप देखोगे तो इसमें भी 82% की ग्रोथ है। और एक और जो स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है मोतीलाल के पास में, अब क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल ब्रोकर थे तो इनके ब्रांचेस वगैरह जो जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा वाइड है। इंडिया के 98% पिन कोड लोकेशन के ऊपर मोतीलाल ओसवाल की प्रेजेंस है। और उसमें क्या है कि इनके सब ब्रोकर्स हैं, इनके इनके इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना देते हैं इनके पूरे एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर का। इससे क्या होता है कि कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, किसी एक सर्विसेज के ऊपर फोकस करना है, तो उसका पेनेट्रेशन काफी जल्दी हो जाता है। सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है इनकी, ये जो इनका नेटवर्क है ये इनको एक बहुत सॉलिड एडवांटेज देता है। और इससे क्या होता है कि क्योंकि ये सारे एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर, सारे सब ब्रोकर्स, एपीज वगैरह क्या करते हैं, इनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट सर्विस यूज कर रहे हैं, तो रेवेन्यू शेयरिंग हो जाती है मोतीलाल के लिए। तो ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कंपनी को। देन अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो वेल्थ मैनेजमेंट का भी आप प्रॉफिट देखो तो 71% से ग्रो हुआ है, कैपिटल मार्केट का प्रॉफिट 45% से ग्रो हुआ है, एसेट मैनेजमेंट वाले का प्रॉफिट 63% से ग्रो हुआ है। सिर्फ ये हाउसिंग फाइनेंस आपको दिखेगा जहां पे 19% का पैट में डिक्लाइन आया है, अदरवाइज बाकी तीनों बिजनेसेस में जबरदस्त ग्रोथ आई है। और यहां से बना 53% का ग्रोथ, लेकिन जो ये ट्रेजरी वाला पार्ट है उसने इस ग्रोथ को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया और पैट आपका वाई वाई लेवल पे डबल डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ का प्रॉफिट था ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाले डिपार्टमेंट में कंपनी का लास्ट ईयर। इस साल 700 करोड़ का प्रॉफिट आया है, 3 गुना पैट क्योंकि इसका बढ़ गया है, इसीलिए कंसोलिडेटेड लेवल पे मोतीलाल के पैट में भी इतनी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू टर्म्स में भी अगर हम देखें तो सारे बिजनेसेस ने 50-50% से ज्यादा का ग्रोथ रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में, एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंस, अगेन वही एक पार्ट स्ट्रगल कर रहा है। और बाकी पैड ग्रोथ तो बाकी अच्छी रही है कंपनी की। देन जब से इन्होंने ट्रांजिशन किया है अपने वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस में, तब से एक और अच्छा चीज क्या हुआ है मोतीलाल के साथ में कि इनका रेवेन्यू शेयर ब्रोकरेज वाले बिजनेस से कम होता जा रहा है। पहले ऑलमोस्ट 55-60% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो ब्रोकरेज वाले डिवीजन से आता था, अब वो धीरे धीरे 50% से भी कम हो गया है। एंड जो आपके मैनेजमेंट फीस, एडवाइजरी है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और इम्पैक्ट क्या हो रहा है, रेकरिंग रेवेन्यू का शेयर भी बढ़ता जा रहा है। हमने नुवामा के रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि ये वाला पार्ट एक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये प्रिडिक्टेबिलिटी बना देता है आपकी रेवेन्यू की। तो इंडस्ट्री में अगर आप 361 का देखोगे तो उनका सबसे ज्यादा लगता है रेकरिंग रेवेन्यू का 65-67% के आसपास है। नुवामा का ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू रेकरिंग प्रोडक्ट से आता है और इनका 55% आता है। पहले भी अच्छा था बट इसमें अब और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है।
देन इसके बाद में ये सारा ग्रोथ वगैरह का नंबर्स है इनका। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की इंडिविजुअली बात करें तो एयूएम ग्रोथ, पैट ग्रोथ अगेन बहुत सॉलिड आया है इसके अंदर। इन चैनल वाइज अगर आप देखोगे तो जो इंटरनल एम्प्लॉयज है कंपनी के, उनसे इनका 49% रेवेन्यू ड्राइव होता है, और जो एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर्स हैं वो कंपनी के लिए 51%, सॉरी रिवर्स है ये, इंटरनल जो है वो 51% कंट्रीब्यूट करते हैं और एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर जो है वो 49% कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के वेल्थ मैनेजमेंट के रेवेन्यू के अंदर। देन इनका जो एसेट और प्राइवेट वेल्थ वाला बिजनेस है, इसमें कंपनी क्या करती है, इनके स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर स्कीम्स हैं, एआईएफ का स्कीम है, पीएमएस के स्कीम है, तो वहां पे ये एसेट मैनेज करती है, एक पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें इन्होंने 2-3 क्वार्टर पहले गाइडेंस दिया था कि FY25 के अंदर कंपनी अपने ग्रॉस सेल्स को डबल करेगी, और लास्ट क्वार्टर में हमने देखा ग्रॉस सेल इनका डबल हुआ। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो सेल्स के नंबर बहुत जबरदस्त आए हैं कंपनी के लिए, पैट भी ग्रो हुआ है बट सेल्स में भी बहुत सॉलिड ग्रोथ रही है। सो इनका इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है कंपनी के लिए कि इनके जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लिस्टेड स्पेस में हो या इनका जो प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड कंपनीज में जो ये इन्वेस्ट करते हैं वो वाला स्कीम हो, सबने ऑलमोस्ट अपने जो बेंचमार्क है उसको आउट परफॉर्म किया है। इनके जितने भी स्कीम्स हैं उनमें से 95% जो इनके स्कीम्स हैं उन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 साल के अंदर। और जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो आप देखोगे कि वहां पे ये टर्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक रिटेल इन्वेस्टर का जो फोकस होता है, एक जो पैसिव इन्वेस्टर का फोकस होता है, वो उसी चीज के ऊपर होता है कि जिस पर्टिकुलर स्कीम में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका बेंचमार्क यानी निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 13-14% का रिटर्न दे रहा है 1 साल के अंदर, तो क्या वो 18-20% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है? तो जहां पे रिटर्न ज्यादा होता है, एक इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है, वो नेचुरली वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसी के बेसिस पे मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस दिया था कि हम ग्रॉस सेल्स का नंबर डबल करेंगे FY25 के अंदर। और इसमें अगर आप इनका मार्केट शेयर देखोगे तो हर एक पार्ट में कंपनी का मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है। SIP में कंपनी का मार्केट शेयर 2.5% से ज्यादा हो गया है, और म्यूचुअल फंड का ग्रॉस सेल्स का मार्केट शेयर देखोगे मोतीलाल का, तो ये डबल हो गया। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे मार्केट शेयर कंपनी का डबल हुआ है। और एक जो और इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में कि फ्लो कैसा आ रहा है। फ्लोज का मतलब क्या है कि फ्रेश पैसा आप कितना लेकर के आ रहे हो। एक तो हो गया जो एग्जिस्टिंग पार्ट है, आपके पास AUM बन चुका है, लेकिन फ्रेश फ्लो कितना आ रहा है, और जिस कंपनी का फ्रेश फ्लो का ग्रोथ अच्छा रहेगा उसका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का ग्रोथ भी अच्छा रहने का चांस बन जाता है। तो मोतीलाल का आप देखोगे SIP फ्लो कंपनी का ऑलमोस्ट 50-60% से ग्रो किया है सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ग्रॉस फ्लो अगर आप देखोगे तो कंपनी का डबल हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, 9,000 करोड़ का 18,000 करोड़ का ग्रॉस फ्लो हो गया है। और नेट फ्लो कितना हुआ है, 3 गुना ऑलमोस्ट ग्रोथ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। नेट फ्लो का मतलब क्या हुआ कि आपकी स्कीम में से रिडेम्पशन कम हुई है और फ्रेश पैसा कम आया है, यानी लोगों ने पैसा निकाला कम है और फ्रेश पैसा ज्यादा डाला है। सो ये एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट देता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी इनका इस पर्टिकुलर डिवीजन से रेवेन्यू ग्रोथ अगेन अच्छा रहने वाला है। फिर रियल स्टेट वगैरह के भी फंड्स है कंपनी के। प्राइवेट वेल्थ में कंपनी उन क्लाइंट्स को केटर करती है जिनका नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा का होता है। इसमें भी आप देखोगे AUM का ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ, पैट का ग्रोथ सबका अच्छा चल रहा है। देन इनका कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, अब क्योंकि डील्स वगैरह अभी कैपिटल मार्केट में देखोगे काफी अच्छी चल रही है, एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो रही है, IPOs आ रहे हैं, आपका ब्लॉक डील्स हो रही है, QIPs हो रही है, फंड रेजिंग हो रही है। तो ऐसी कंपनीज के लिए ये वाला पार्ट जो है काफी अच्छा हो जाता है। नुवामा का भी आप देखो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, सेम मोतीलाल ओसवाल का भी ये वाला डिवीजन काफी अच्छे पेस पे ग्रो हो रहा है। ये वही वाला पार्ट है होम फाइनेंस का स्ट्रगलिंग पार्ट मोतीलाल के पूरे बिजनेस के अंदर। इसमें ग्रोथ वगैरह नहीं है। AUM का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हार्डली 11-12% का AUM ग्रोथ है। इसमें इनकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि FY25 में ये अपने जो सेल्स के RM है, सेल्स ऑफिसर जो हैं, उनको उनका नंबर डबल करेंगे, क्योंकि इनको डिसबर्समेंट ग्रोथ लेकर के जाना है, AUM ग्रोथ लेकर के जाना है। तो सेल्स RM इनका कंपनी का आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50-60% से ग्रो हुआ है YOY लेवल पे। एंड इसकी वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ इंपैक्ट हुआ है। 34 करोड़ का प्रॉफिट अब सिर्फ 27 करोड़ रह गया है। प्लस जो इनके बाकी के पैरामीटर्स हैं वो भी इम्पैक्टेड दिखते हैं। जैसे ईल्ड आप देखो तो पहले कंपनी 14.5% के आसपास का ईल्ड रखती थी, अब इनका ईल्ड कम होकर के 13.8% हो गया है। तो इसमें मे बी एक तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा है, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में काफी ऐसी कंपनीज हैं जो 14-15% का ईल्ड रख रही हैं। तो इनका ईल्ड एक तो कम हुआ है, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड कम नहीं हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है उल्टा, जिससे इनके मार्जिन्स में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। और
फिर उसके ऊपर से आपका कॉस्ट टू इनकम भी बढ़ गया है क्योंकि आपने हायरिंग वगैरह काफ़ी एग्रेसिवली करी है। उसकी वजह से आप देखोगे आरओई का नंबर, आरओए का नंबर ये काफ़ी मीडियोकर है कंपनी के लिए, एवरेज नंबर्स हैं। एसेट क्वालिटी ऑल दो अच्छी है, लेकिन जब तक ग्रोथ नहीं आएगी तब तक कुछ पॉइंट बनेगा नहीं इस वाले सेगमेंट के लिए। सो ये एक वो पार्ट है। देन लास्टली अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट का पार्ट देखोगे तो इसमें तो मतलब मल्टीफोल्ड ग्रोथ आ रही है कंपनी के प्रॉफिट में, एंड वही काफ़ी लार्जली कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल कंसोलिडेटेड पैट के अंदर। तो ये पूरा रिजल्ट था मोतीलाल ओसवाल का। अगेन नंबर्स फिर से बहुत अच्छे आए हैं इस क्वार्टर के अंदर। सबसे बड़ी बड़ी चीज क्या है इनके रिजल्ट के अंदर कि जो पैट ग्रोथ इनका इतनी तेजी से बढ़ता है उसकी वजह से स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत कम हो जाता है। इनका स्टॉक अगर आप देखोगे तो एक साल में ऑलमोस्ट 5 गुना स्टॉक हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी पी मल्टीपल हम देखते हैं स्टॉक का तो 15-16 का ही दिखता है। क्यों? बिकॉज अर्निंग ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है। हर एक क्वार्टर में हम देखते हैं तो वाई वाई लेवल पे पैट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है कंपनी का। तो ये काफी स्ट्रांग पॉइंट है इनके लिए। बाकी जिस तरीके की गाइडेंस है मैनेजमेंट का, इन्होंने एक्चुअली लॉन्ग टर्म का गाइडेंस दिया हुआ है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि 20 से 25% के रेट से हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं अगले 10 साल तक, बिकॉज ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है और अभी हमारी इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, पेनिट्रेट करना अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। तो 20-25% का ग्रोथ का गाइडेंस है। और जैसा इनका ये ट्रेजरी वाला पार्ट है, ऑफ कोर्स 30-40% का पैट ग्रोथ रह सकता है कंपनी का अगले 10 साल तक, बहुत बहुत इजीली कंपनी उसको मेंटेन कर सकती है। एंड वैल्यूएशन 15-16 का पी मल्टीपल है तो और ज्यादा लिक्विडिटी बना देता है स्टॉक को, क्योंकि अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं तो भी कंपनी का पैट ग्रोथ बहुत ज्यादा निकल करके आता है FY25 का। बिकॉज 80% जो प्रॉफिट है इनका FY24 में जितना प्रॉफिट था उसका 80% तो कंपनी ने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो डेफिनेटली एक बहुत हाई पैट ग्रोथ की तरफ ये कंपनी प्रोग्रेस कर रही है FY25 के अंदर, इसीलिए डील और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है। पर्सनली आई फील कि अगर नुवामा के साथ में आप इसको कंपेयर करोगे तो सिर्फ एक थोड़ा सा पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना होगा। नुवामा का जो पूरा बिजनेस है वो वेल्थ मैनेजमेंट से आता है। इनका ये जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ये इनके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहा है, और कल को अगर चल के इसमें रिटर्न्स थोड़े से इंपैक्ट होते हैं, मार्केट में भी थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न आता है, इनके इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिटर्न आता है, तो यही वाला डिवीजन इनके पूरे पैट ग्रोथ को भी इंपैक्ट कर सकता है। थोड़ा सा हमको बस इस पे ऊपर फोकस करना है। लेकिन अभी तो खैर अच्छा परफॉर्मेंस है और डील बहुत अच्छी है। तो पूरा वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस का हमने रिजल्ट कवर कर लिया है। एंड अभी अगर हम देखें तो तीन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लगती है, नुवामा वेल्थ, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो एंड आपका मोतीलाल ओसवाल। पोर्टफोलियो के एंगल से अगर हम डिस्कस करें तो एक पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है तो आई फील कि ये जो मोतीलाल जैसा स्टॉक है इसमें हम उससे कम एलोकेशन अगर रखें तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा वॉलेटिलिटी के एंगल से। बिकॉज वही जो इनका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, अगर उसमें कल को डिक्लाइन आता है तो वो कंपनी के पूरे अर्निंग ग्रोथ को भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। फिर पी हम देखेंगे कि इनका पी इन्फ्लेटेड लगेगा, तो उसको थोड़ा सा फोकस पे रखना है। बट अदरवाइज कंपनी के ऑपरेशन बिजनेसेस भी काफी अच्छा कर रहे हैं एंड अभी ऐसा कोई चांस दिख नहीं रहा है। तो अभी का आउटलुक तो बहुत स्ट्रांग लगता है। रिजल्ट हमने सबके कवर कर लिया, अब इनका कॉन कॉल करना स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में। बाकी कंपनीज का रिजल्ट साइड बाय साइड हम डिस्कस करते रहेंगे, एंड आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।